नमस्कार, आज का एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि श्रीवास्तव। सबसे पहले आपको बता देते हैं हेडलाइंस। पीएम मोदी इजरायल दौरे पर आज होगी द्विपक्षीय वार्ता। साथ ही आपको बताएंगे सीएम योगी के जापान दौरे का आज दूसरा दिन है और इस पर भी बात करेंगे कि एनसीईआरटी किताब मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। साथ ही आपको बताएंगे बसपा ने ब्राह्मणों को साथ लाने के लिए शुरू की तैयारियां और इसके साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि सुपर 8 में आज भारत की भिड़ंत होगी जिम्बाब्वे से। और आइए अब खबरों का रुख करते हैं विस्तार से। आज का एजेंडा की शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजरायल दौरे से। कल यानी बुधवार को पीएम मोदी 2 दिन के राजकीय दौरे पर इजरायल पहुंचे। इजरायली समय के अनुसार पीएम दोपहर 12:45 पर बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरे, जहां इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा ने पीएम मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। आज पीएम मोदी के इजरायल दौरे का दूसरा दिन है। आज पीएम मोदी और नेतन्याहू के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी होनी है। इसके अलावा आज ही पीएम मोदी इजरायल के राष्ट्रपति से भी करेंगे मुलाकात। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त भारत के बड़े रणनीतिक पार्टनर इजरायल के दौरे पर हैं। पीएम जब इजरायल के पहुंचे तो उनका रेड कारपेट वेलकम हुआ। पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर से भी सम्मानित किया गया। पीएम मोदी ने अपनी 2 दिनों की यात्रा के दौरान इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। इजरायल के तेल अवीव में होटल में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखा। इसके बाद इजरायल की संसद ने पीएम को स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित भी किया। साथ ही पीएम ने इजरायल की संसद नेसेट को संबोधित किया। पीएम नेतन्याहू के साथ टेक्नोलॉजी और इनोवेशन प्रदर्शनी में शामिल हुए। ऐसा करने वाले प्रधानमंत्री पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। आपको बता दें कि आज पीएम मोदी के इजरायल दौरे का दूसरा दिन है और आज पीएम का इजरायल में क्या कुछ शेड्यूल है वो भी हम आपको बता देते हैं कि आज दिन भर का क्या उनका शेड्यूल है। गुरुवार सुबह पीएम मोदी नेतन्याहू याद वाशेम होलोकास्ट मेमोरियल सेंटर जाएंगे। आमतौर पर इजरायल आने वाले राष्ट्राध्यक्ष जो होते हैं वो यहां जाते हैं और इसके बाद किंग डेविड होटल में दोनों नेताओं के बीच एक बड़ी बैठक भी होगी और भारत और इजरायल के बीच हथियारों से जुड़ी संभावित डील पर भी बातचीत हो सकती है। आपको बता दें जिसमें ड्रोन, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम भी शामिल हैं। आज पीएम मोदी का इजरायल दौरे का दूसरा दिन है। आज के क्या कुछ कार्यक्रम हैं। बैठक के बाद पूर्व तैयार समझौतों का आदान प्रदान भी किया जाएगा और मीडिया के सामने संयुक्त बयान भी जारी किया जाएगा। वहीं इजरायल की संसद में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत करते हुए क्या कुछ कहा, ये भी हम आपको सुनवा देते हैं। I am deeply, deeply moved by your visit here today. Because I have to be diplomatic, I will not rank it, because I'll get into trouble. But I've never been more moved than by your visit here with us, a great friend of Israel, a great champion of the Indian-Israeli alliance, and a great leader on the world stage. Welcome to Jerusalem, my dear friend, Prime Minister Narendra Modi and your distinguished delegation. Welcome to Jerusalem. और इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हैं विदेश मामले के जानकार रुद्र प्रताप दुबे जी। आइए इनसे जानते हैं। रुद्र प्रताप जी, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। आज पीएम मोदी के इजरायल दौरे का दूसरा दिन है। आज दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच द्विपक्षीय बैठक भी होनी है। किन किन मुद्दों पर आज चर्चा संभव है? देखिए, कई पुराने संबंध हैं, दशकों के संबंध हैं और बड़ी बात है कि आतंकवाद की समस्या से दोनों देश लंबे समय से जूझते रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री नेतन्याहू में व्यक्तिगत संबंध भी बहुत अच्छे हैं। जैसा कि आपको याद होगा, नेतन्याहू जी जब छठी बार प्रधानमंत्री बने थे तो मोदी जी की तरफ से उनको कॉल गया था। वो आतंकवादी हमले जब इजरायल में हुए थे, प्रधानमंत्री जी की तरफ से उनको कॉल गया था। चंद्रयान 3 की जब लैंडिंग हुई थी तो नेतन्याहू जी ने प्रधानमंत्री जी को कॉल किया था। और नदी जी, बिल्कुल अलग ही आपको माहौल दिख रहा है इजरायल में। आज वहां का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर है द जेरूसलम पोस्ट, उसने हेडलाइन लगाई है नमस्ते।
हिंदी में भी और हिब्रू में भी। तो प्रधानमंत्री मोदी को न केवल वहां का सर्वोच्च सम्मान मिला है, बल्कि जो वहां के न्यूज़पेपर हैं वो इस पूरे दौरे को बड़ी कवरेज दे रहे हैं। नवाचार के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में, रक्षा सहयोग में इजरायल के साथ हमेशा से अच्छे संबंध रहे हैं। तो ये वो संबंध है जिसमें आज भी वार्ता होने की संभावना। बड़ी बात है, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल FTA के लिए अभी 25 नवंबर को वहां पर थे, TOR साइन हो चुका है। तो बड़े व्यापारिक समझौते होने की भी आज पूरी आशंका है कि भारत एक बड़े व्यापारिक समझौते के साथ इजरायल से वापस आएगा। जी। तो इजरायल की जो संसद है उसने पीएम मोदी को नेसेट अध्यक्ष पद से भी सम्मानित किया है, जिससे ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि भारत और इजरायल के बीच जो मजबूत राजनयिक संबंध हैं वो काफी ज्यादा मजबूत होते दिखाई दे रहे हैं। निधि जी, प्रधानमंत्री मोदी विश्व के पहले ऐसे नेता हैं जिन्हें यह सम्मान मिला है, और ये इजरायल की संसद का सर्वोच्च सम्मान है। मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी जी जब जाते हैं तो वो पूरे भारत की गरिमा और स्वाभिमान को लेकर जाते हैं। जब वो अप्रवासी भारतीयों के साथ संवाद करते हैं, जब वो सम्मान को पाते हैं, तो वास्तव में ये उनका व्यक्तिगत सम्मान नहीं है, पूरे भारत का सम्मान है। और प्रधानमंत्री मोदी जी के पास एक लंबी श्रृंखला है 26 सम्मानों की, जहां वो जिस देश में भी जा रहे हैं तो वहां लेकर जा रहे हैं। मुझे लगता है ये सम्मान उनकी वैश्विक राजनीति के प्रतिष्ठित होने का प्रमाण है। साथ ही भारत किस तरीके से इंटरनेट के क्षेत्र में, नवाचार के क्षेत्र में, AI के क्षेत्र में, जिसकी भारत ने जिक्र भी किया, और लोकतांत्रिक परंपराओं के निर्वहन के क्षेत्र में जिस तरह भारत प्रगति कर रहा है, मुझे लगता है ये पूरे भारत का सम्मान है। जी, भारत के साथ जो इजराइल के राजनयिक संबंध है वो काफी पहले से काफी मजबूत हैं, तो उनका ये दोबारा जो इजराइल का दौरा है ये भारत के लिए काफी अहम साबित हो सकता है। रुद्र जी। निधि जी, बिल्कुल निधि जी, आप देखें कि वो गाजा पीस ऑफ प्लान पर प्रधानमंत्री मोदी ने कल बात की। वो जो दशकों पुराने संबंध है, भारत के प्रधानमंत्रियों की एक लंबी श्रृंखला रही है। हालांकि जो पहले भारत के प्रधानमंत्री थे वो फिलिस्तीन भी जाते थे, इजराइल भी जाते थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद जो इजराइल से नजदीकी बढ़ी है। आप देखें कि वो जो ऑपरेशन सिंदूर था, उतने वक्त इजराइल कितने खुलकर भारत के साथ खड़ा था। वो न केवल आतंकवाद की निंदा कर रहा था, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत को लगातार समर्थन भी प्रदान कर रहा था। तो भारत और इजराइल के जो दशकों पुराने संबंध है, अगर मैं उन्हें कहूं, उन्हें पूरी तरीके से नवीन पार्टी पर आगे बढ़ाया प्रधानमंत्री मोदी ने, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज हमारे पास रक्षा है, आज हमारे पास सहयोग है, आज पीपल टू पीपल कनेक्ट की भावना है, विज्ञान की भावना है। तो ये जो सारे संबंध हो रहे हैं, और आपको ये देखें, भारतीय यूनिवर्सिटी अपने छात्रों को इजराइल भेज रही है, यहाँ से लोग श्रमिक इजराइल जा रहे हैं। तो ये जो आपसी सहयोग की भावना है, मुझे लग रहा है निधि जी, भारत और इजराइल के संबंध बिल्कुल नए तरीके से स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जा रहे हैं। बिल्कुल रुद्र जी, आपने बिल्कुल सही बात कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ भारत के बल्कि पूरी दुनिया के एक लोकप्रिय नेता बन गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और इसी क्रम में आपको हम ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर एक नया कीर्तिमान भी स्थापित कर लिया है। वो दुनिया के पहले ऐसे नेता बन गए हैं जिनके इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए हैं। ये उपलब्धि हाल में ही हासिल हुई है जब वो इजराइल दौरे के लिए रवाना हुए। ये न सिर्फ राजनीति बल्कि डिजिटल दुनिया में भी एक बड़ा मील का पत्थर साबित हो रहा है। जी हां, पीएम मोदी 2014 से इंस्टाग्राम पर एक्टिव हैं। पीएम मोदी के फॉलोअर्स की संख्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से दुगनी है। ट्रंप के पास फिलहाल 43.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं। इतना ही नहीं, दुनिया के अगले बड़े 5 नेताओं की हम बात करें तो अगले 5 नेताओं के कुल फॉलोअर्स मिलाकर भी पीएम मोदी के पर्सनल काउंट से कम हैं। आपको हम बता दें कि इंस्टाग्राम पर पीएम मोदी के 100 मिलियन फॉलोअर्स हैं। 2014 में पीएम मोदी मेटा के इस प्लेटफॉर्म से जुड़े थे और अब उनके यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से दुगने से भी ज्यादा फॉलोअर्स बन गए हैं। 43.2 मिलियन फॉलोअर्स के साथ ट्रंप दूसरे नंबर पर हैं और 5 जो टॉप नेता हैं उनके बारे में हम आपको बता दें। पहले नंबर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 100 मिलियन फॉलोअर्स के साथ, और दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर पर है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो 15 मिलियन फॉलोअर्स, और तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरे नंबर पर ब्राजील के राष्ट्रपति सिल्वा 14.4 मिलियन फॉलोअर्स, तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन 11.6 मिलियन फॉलोअर्स के साथ, और 5वें नंबर की बात करें तो अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई 6.4 मिलियन फॉलोअर्स।
यहीं भारत में भी पीएम मोदी का दबदबा साफ नजर आता है। यहां उनके और दूसरे नेताओं के फॉलोअर्स में बहुत बड़ा फर्क है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दूसरे नंबर पर हैं, जिनके पास 16.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं। वहीं कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी तीसरे नंबर पर हैं। उनके पास करीब 12.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं। आइए अब आज का एजेंडा में बात करते हैं सीएम योगी के जापान दौरे की। सिंगापुर में सफल दौरे के बाद कल बुधवार को सीएम योगी जापान पहुंचे थे, जहां उनका टोक्यो में भव्य स्वागत भी हुआ। सीएम योगी के जापान पहुंचने के तुरंत बाद ही उन्होंने सहयोग और आर्थिक विकास के रास्ते तलाशने के लिए प्रमुख जापानी व्यापारी नेताओं से बैठकें भी शुरू कर दी। आज सीएम योगी के जापान दौरे का दूसरा दिन है और इस दौरान सीएम योगी कई कंपनी प्रमुखों से भी मुलाकात करेंगे। साथ ही मैग्लेव हाई स्पीड ट्रेन में भी सफर करेंगे। जापान में आज का दिन सीएम योगी के लिए खास होने वाला है, क्योंकि उनके जापान दौरे का आज अंतिम दिन है और उम्मीद है कि आज सीएम योगी जापानी निवेशकों के साथ सकारात्मक चर्चा करेंगे। क्या है सीएम योगी के आज जापान में कार्यक्रम, ये भी हम आपको बता दें कि आज सीएम योगी का क्या कार्यक्रम है। सीएम योगी आज कई जापानी निवेशकों से मुलाकात करेंगे। कंपनी को यूपी में निवेश का न्योता भी देंगे। साथ ही इसके अलावा सीएम योगी मैग्लेव ट्रेन से 100 किलोमीटर का परीक्षण यात्रा भी करेंगे। सीएम योगी की यात्रा में 50 किलोमीटर जाना और 50 किलोमीटर आना, टोटल 100 किलोमीटर का होगा। मैग्लेव ट्रेन के बारे में बता दें कि मैग्लेव ट्रेन पारंपरिक रेल की तरह पटरी पर नहीं दौड़ती, बल्कि ये ट्रेन चुंबकीय शक्ति के सहारे पटरी से ऊपर हवा में तैरते हुए चलती है। 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है मैग्लेव ट्रेन। और इसके अलावा आज सीएम योगी ने जापान के यामानाशी जाते समय भारतीय मूल के लोगों से बातचीत की। बच्चों ने मुख्यमंत्री के पैर छूकर आशीर्वाद लिए और संस्कृत श्लोकों का पाठ भी किया। मुख्यमंत्री ने बच्चों की प्रतिभा और संस्कारों की सराहना की। उन्होंने बच्चों को स्नेहपूर्वक चॉकलेट भेंट कर उनका उत्साह बढ़ाया। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए आइए चलते हैं विकास सिंह के पास, जो हमारे संवाददाता हैं। विकास जी, सीएम योगी का आज जापान में दूसरा दिन है, जहां वो कई कंपनी के प्रमुखों से मुलाकात करेंगे। तो आज किन किन क्षेत्रों में निवेश की संभावनाएं हो सकती हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है इस दौरे की हम अगर बात करते हैं, और इससे पहले जो सिंगापुर दौरे पर गए हुए थे, हाँ। ये सबसे बड़ी बात है। उत्तर प्रदेश में को भारत का सबसे अनुकूल गंतव्य बनाना चाहते हैं निवेश के लिए, और कुछ इसी दिशा में यह यात्रा है सीएम योगी की। जब जापान में कल उनकी ढेर सारी मुलाकात हुई, कार्यक्रम हुए, और आज भी जो कार्यक्रम हो रहे हैं, ये सब दर्शा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहां पर निवेशकों, उद्योगपतियों को बताया, वहां के लोगों को, कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां पर कनेक्टिविटी बेहतर है। यहाँ पर देश में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पर ऊर्जा उपलब्ध है, यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यहाँ पर तमाम सारा वो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो उद्योग जगत के लिए होना चाहिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश ने जो अपनी पहचान बनाई है देश में, वो सराहनीय है। तो उत्तर प्रदेश ने पिछले 9 वर्षों में जिस तरीके से अपनी पहचान को बदला है, अब उस पहचान के बदलने के बाद यहाँ पर अब निवेशक आने लगे हैं। इन्वेस्टर समिट में भी 35 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव आए थे। और जो इस यात्रा की अगर बात करें सीएम योगी की, सिंगापुर में जो 1 लाख करोड़ के प्रस्ताव आया, और कल चाहे डाटा सेंटर हो, इन सभी चीजों पर अपार संभावनाएं हैं और ये लगातार देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात का भी जिक्र किया था कि खास तौर से जापान के लिए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बगल में ही 500 एकड़ की जमीन लैंड अलॉट की गई है, तो वहां पर आकर वो निवेश कर सकते हैं विभिन्न क्षेत्रों में। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य है, यहाँ पर युवाओं की संख्या है। यहाँ पर आपको वर्कर्स मिलेंगे। यहाँ पर आपको यहाँ पर जो चीजें जरूरत होती हैं, वहां पर सरकार वो पूरा प्लेटफॉर्म आपको दे रही है कि आप यहाँ जाएं, यहाँ पर आपको हर वातावरण मिलेगा। यहाँ पर रोड अच्छी है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक विद्युत अच्छी आती है। अब वो पहचान बदल गई है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि एक समय था जब उत्तर प्रदेश के गिने चुने जनपदों में ही लाइट आया करती थी, बिजली होती थी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश के हर जनपद में 24 घंटे लाइट आती है। साथ साथ रोड अच्छी हो गई है, और खास तौर से जो एक्सप्रेसवे बन रहे हैं उत्तर प्रदेश में,
इन जगहों पर एक इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाने की जो योजना है, वहां पर औद्योगिक क्षेत्र बनाया जाएगा, जिससे कि वहां पर उत्पादन किया जा सके। उत्पादन को वहां से उनके गंतव्यों तक रवाना करने के लिए विशेष सुविधा होगी, एक्सप्रेसवे होंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और साथ साथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, घरेलू यहाँ पर जो एयरपोर्ट है, तो कनेक्टिविटी कितनी बेहतर होगी कि माल का वितरण कितनी अच्छी प्रभावी तरीके से होगा, वो सारी चीजें उन्होंने वहां पर बताई। और लोगों ने भी इस बात पर रुचि जाहिर की कि उत्तर प्रदेश में हमें निवेश करना चाहिए। तो बिल्कुल इसके लिए जो सीएम योगी की ये पहल है, ये उत्तर प्रदेश के बढ़ते हुए कदम की दिशा में एक बड़ी पहल है। और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो लक्ष्य रखा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, उस दिशा में ये एक सकारात्मक और बहुत बड़ा कदम है उत्तर प्रदेश के लिए। क्योंकि यहाँ पर जब उद्योग लगेंगे तो उसके साथ साथ रोजगार भी सृजित होंगे, और वो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। क्योंकि उन्होंने ये बात बताई कि पिछले 9 वर्षों में बजट का आकार उत्तर प्रदेश में 3 गुना हो गया, प्रति व्यक्ति इनकम जो है, प्रति व्यक्ति आय है, वह 3 गुना हो गई। तो किस तरीके से आर्थिक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश उपलब्धियां हासिल की हैं, और उसके साथ साथ वहाँ के जापान के लोग जब यहाँ पर निवेशक यहाँ पर आएंगे तो उनको भी बेहतर वातावरण मिलेगा, जिससे वो भी लाभ उठाएंगे और पूरे उत्तर प्रदेश को उसका लाभ मिलेगा। बिल्कुल आपने सही कहा कि हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि सीएम योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलती नजर आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी हमसे जुड़ने के लिए। और आइए अब आज का एजेंडा में अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। एनसीईआरटी की खबर के साथ जुड़ते हैं। एनसीईआरटी ने अपने पाठ्यक्रम में न्यायपालिका से जुड़ा एक चैप्टर शामिल किया था, जिसको लेकर विवाद गहरा होता जा रहा है। आज इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। दरअसल एनसीईआरटी ने कक्षा 8 की किताब में न्यायपालिका से जुड़ा एक चैप्टर शामिल किया था। इसमें न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को लेकर पढ़ाया जाना था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कल खुद इस मामले पर संज्ञान लिया। आज सीजेआई सूर्यकांत के साथ जस्टिस जॉय मौल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पांचोली की बेंच इस सुनवाई में शामिल होगी। बता दें कि बुधवार को सीजेआई ने इस मामले पर कड़ी आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका को बदनाम करने या उसके निष्पक्षता पर सवाल उठाने की इजाजत किसी को भी नहीं दी जाएगी। इससे पहले सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने अभिषेक सिंघवी के साथ मामले का जिक्र करते हुए तत्काल सुनवाई की मांग भी की थी। आपको बता दें कि एनसीईआरटी के किस चैप्टर पर बवाल हुआ और सीजेआई ने एनसीईआरटी फटकार क्यों लगाई, ये भी हम आपको बता दें। एनसीईआरटी के किस चैप्टर को लेकर बवाल हुआ? एनसीईआरटी की तरफ से कक्षा 8 के लिए जारी सोशल साइंस भाग 2 की किताब पर बवाल हुआ। किताब में हमारे समाज में न्यायपालिका की भूमिका नाम से एक चैप्टर है और इस चैप्टर में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को लेकर पढ़ाया जाना था। साथ ही बवाल हुआ, सुप्रीम कोर्ट मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सीजेआई ने एनसीईआरटी को फटकार भी लगाई। एनसीईआरटी ने इस चूक के लिए माफी भी मांग ली। और इस खबर पर अधिक जानकारी हम आपको पहुंचाएंगे, लेकिन उसके पहले ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC हर पल आपके साथ। आप देख रहे हैं आज का एजेंडा और हम बात कर रहे थे एनसीईआरटी पर उठे बवाल की। और इस खबर पर हमसे जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय जी। आइए इनसे जानते हैं। विजय जी, न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को लेकर चैप्टर जो कक्षा 8 में जोड़ा गया था एनसीईआरटी ने, उसकी आज सुनवाई होनी है। सबसे पहले तो हमें पूरा मामला बताएं कि पूरा मामला क्या है। देखिए, ये नई बुक में इन्होंने सोशल साइंस में क्लास 8 में जो चैप्टर जोड़ा है उसमें न्यायपालिका के भ्रष्टाचार का जिक्र कर दिया है। अब सवाल ये है कि क्या न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है? जिन लोगों ने ये बेवकूफी की है, इसको यही शब्द कह सकते हैं, सबसे ज्यादा करप्शन किन विभागों में है वो तो सबको पता है। PWD है, यानी निर्माण से जुड़े हुए विभाग हैं, परिवहन से जुड़े विभाग हैं, और आपने जो हमारी सबसे पवित्र संस्था है उसको ही बच्चों के दिमाग में जहर घोलने की कोशिश की। तो जाहिर है इस पे सुप्रीम कोर्ट को गंभीरता से लेना ही था और सुप्रीम कोर्ट ने इसे गंभीरता से लिया है।
जिन लोगों ने ये पाठ्यक्रम चयन किया है, उस चयन समिति में जो लोग हैं वो इसके लिए शुद्ध रूप से जिम्मेदार हैं। और इस किताब को हर स्तर पर एनसीईआरटी में देखा गया होगा। एनसीईआरटी के जो डायरेक्टर हैं वो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि करप्शन के लिए अगर आप न्यायपालिका पे उंगली उठाते हैं तो आपको सभी विभागों पे उठानी पड़ेगी। बिल्कुल। फिर आप हर विभाग के लिए आप एक एक चैप्टर डालेंगे तो किताब में और कुछ बचेगा ही नहीं। तो ये बहुत ही गलत है, बहुत ही मूर्खतापूर्ण काम है। और इसके लिए अब मुझे तो ताज्जुब ये है कि ऐसे लोग हमारे बच्चों की शिक्षा से जुड़े हुए हैं जो खुद दिमागी दिवालियापन के शिकार हैं। तो ये बहुत ही गलत है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जी विजय जी, एनसीईआरटी ने तो अब माफी मांग ली है, तो आज जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला होना है तो किस तरह का फैसला सुना सकते हैं? मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट इसको बहुत गंभीरता से लेगा और उसे गंभीर ऑर्डर भी करना चाहिए। डायरेक्टर से लेके और जो पाठ्यक्रम चयन समिति है कक्षा 8 की सोशल साइंस की किताब के लिए, उस सारी परामर्शदात्री समिति जो इनकी होती है, उन सब के खिलाफ इसमें कार्रवाई करनी चाहिए, उन पे पेनाल्टी लगाई जानी चाहिए, उनको पनिशमेंट भी देना चाहिए और बाकायदे ऐसा पनिशमेंट देना चाहिए जो लोगों को दिखाई दे और लोगों को समझ में आए कि हाँ, न्यायपालिका ने ठोस कदम उठाए हैं। जी, लेकिन कहीं ना कहीं एनसीईआरटी का ये कहना है कि उन्होंने इरादतन ऐसा नहीं किया था। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक परामर्शदात्री समिति हो जिसमें 20-25 लोग हों और वहां सिलेक्शन हो रहा हो कि भाई हम चैप्टर, उस पे हर चैप्टर में बहस होती है कि भाई ये चैप्टर रख रहे हैं तो उससे बच्चों का क्या फायदा होगा, क्या चीज हम सिखाना चाहते हैं, क्या हम उन्हें बताना चाहते हैं। आप भावी पीढ़ी तैयार कर रहे हैं देश की और आप सबसे पहले न्यायपालिका के खिलाफ करप्शन उसे पढ़ा रहे हैं। नैतिक शिक्षा देना जरूरी होता है कि बच्चों को कि भाई अपने परिवार के साथ आप कैसे बेहतर करें, सोसाइटी में आप कैसे बेहतर हो सकते हैं। आप ये देते कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कैसे लड़ाई चलती है, तो वो तो मुझे लगता है उससे बच्चों को प्रेरणा मिलती। लेकिन आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार है, तो इसमें किसी को माफी नहीं होनी चाहिए, माफी मांगना ही पर्याप्त नहीं है, पनिशमेंट होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि इसमें पनिशमेंट मिलनी जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी हमसे जुड़ने के लिए। और आइए अब अगली खबर की ओर चलते हैं। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 चरण में आज का दिन बेहद अहम होने वाला है। एक ही दिन में 2 बड़े मुकाबले होने वाले हैं। एक ओर भारत बनाम जिम्बाब्वे का मैच है तो दूसरी ओर वेस्टइंडीज का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से है। ये भिड़ंत सेमीफाइनल की तस्वीर हद तक साफ कर सकती है, काफी हद तक इससे साफ हो जाता है। यानी आज होने वाले ये सिर्फ 2 मैच नहीं बल्कि 4 टीमों की किस्मत का फैसला भी सुनाने वाले हैं। आज टीम इंडिया का सामना जिम्बाब्वे से चेन्नई के M.A. चिदम्बरम स्टेडियम में होने जा रहा है। भारतीय समय अनुसार शाम 6:30 बजे टॉस होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे होगा। दोनों ही टीमों के लिए करो या मरो का मुकाबला है ये मैच। हारने वाली टीम सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो जाएगी, जीतने वाली टीम के पास चांस बना रहेगा। आपको बता दें कि टॉस शाम 6:30 बजे होना है और T20 फॉर्मेट में इंडिया और जिम्बाब्वे के बीच अब तक 13 मैच खेले गए हैं। 13 में से 10 मुकाबले टीम इंडिया ने जीते हैं और इसके साथ ही आपको ये बता दें कि सिर्फ 3 मैच जिम्बाब्वे ने अपने नाम किए हैं। 13 में से 10 मुकाबले टीम इंडिया ने जीते हैं और इसके साथ ही टीम इंडिया और जिम्बाब्वे T20 वर्ल्ड कप में आखिरी बार 2022 में भिड़ी थी। 2022 में सूर्य कुमार की नाबाद 50 के दम पर भारत ने मुकाबला जीत लिया था। आज इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे के मैच में अगर टीम इंडिया जिम्बाब्वे को बड़े अंतर से हराता है तो टीम का रन रेट अच्छा होगा, जिससे टीम इंडिया के सेमीफाइनल में पहुंचने के चांस बढ़ेंगे। और इसके अलावा भारत का भविष्य दक्षिण अफ्रीका वेस्टइंडीज मैच पर भी निर्भर करता है। क्यों है अहम वेस्टइंडीज और अफ्रीका का मुकाबला, ये भी हम आपको बता दें कि सुपर 8 के ग्रुप 1 का समीकरण इस समय बेहद पेचीदा होने वाला है। वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका के बीच ये मैच खेला जाएगा। भारत 3.880 ग्रुप 1 में तीसरे स्थान पर है। अगर आज वेस्टइंडीज अफ्रीका मैच में अफ्रीका जीतता है तो सेमीफाइनल की राह भारत के लिए आसान हो जाएगी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से जुड़ी हैं दीपिका जी। आइए इनसे जानते हैं। दीपिका जी, बहुत कम आ रही है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा वो क्या बोल रहे हैं, आवाज बढ़ाइए। दीपिका जी, आपको हमारी आवाज आ रही है?
आइए हम आपको बताते हैं कि यूपी में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में अभी साल भर का समय बाकी है, लेकिन 2027 को लेकर बसपा ने अभी से ही जमीनी स्तर पर अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर सामाजिक संतुलन की राजनीति के तहत ब्राह्मण समाज को अपने साथ जोड़ने का फैसला किया है। इस कड़ी में बसपा ने शुरुआती कदम उठाते हुए जालौन की माधोगढ़ सीट से ब्राह्मण प्रत्याशी आशीष पांडे को प्रत्याशित घोषित कर एक बड़ा सियासी संदेश दिया है। और इस खबर पर आइए चलते हैं रामेन जी के पास, इनसे जानते हैं। रामेन जी, मायावती ने एक बड़ा फैसला लेते हुए एक ब्राह्मण कैंडिडेट को जो है वो सियासी हलचल के तहत एक बड़ा जो उन्होंने फैसला लिया है, मायावती ने एक ब्राह्मण कैंडिडेट को प्रत्याशी घोषित किया है, क्या कहते हैं, ये किस तरह का सियासी माहौल है? जी देखिए निधि, 2007 में बहुजन समाज पार्टी इन्हीं ब्राह्मणों के सहारे सत्ता में आई थी। ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी बढ़ता जाएगा, ये नारा था और ब्राह्मणों ने उनको वोट दिया, वोट के सहारे सत्ता में। देखिए समाजवादी पार्टी के साथ तो ब्राह्मण कम जुड़ता है, लेकिन बसपा की कानून व्यवस्था के साथ ज्यादा जुड़ता है। दूसरा, उसको एक बार सम्मान मिल चुका है, दो चीजें उसके साथ हैं। आशीष पांडे को जहां से टिकट दिया गया, पिछली बार भी बसपा माधवगढ़ जालौन की जो माधवगढ़ सीट है वहां दूसरे नंबर पर रही है और उसका प्रभाव है। तो जो बसपा ये जानती है कि उसका अपना वोट अभी उसके साथ है और अगर एडिशनल वोट जोड़ती है तो उसके आगे बढ़ा जा सकता है। चाहे घूसखोर पंडित वाली पिक्चर पर हो, मायावती ने जिस तरीके से कहा कि नहीं ये गलत है, किसी जात को अपमानित करना ठीक नहीं, चाहे यूजीसी पर हो कि सवर्णों के साथ ये अन्याय नहीं होना चाहिए और दलितों को इससे कोई लाभ नहीं होगा। तो इस तरह के जो 2-3 बयान है वो लग रहा है कि सवर्ण मतदाता को मायावती अपनी तरफ खींच रहे हैं। जो परिस्थितियां आज बनी है उससे जो सवर्ण मतदाता थोड़ा उहापोह की स्थिति में है। वोट कहाँ देगा ये तो लास्ट में तय होगा, तो उस वोट को बसपा अपने साथ जोड़ना चाहती है, उसके लिए प्रयास करें। इसीलिए उसने सबसे पहला कैंडिडेट ब्राह्मण दिया, आशीष पांडे को दिया है। तो मैसेज बहुत साफ है कि ब्राह्मण अगर साथ रहेगा तो बसपा आगे बढ़ेगी और ब्राह्मण का सम्मान बचा रहेगा, वो उनकी राजनीति का हिस्सा है। निधि जी, लंबे समय से सत्ता से दूर रही हैं मायावती और इस बार काफी सक्रिय भी दिख रही हैं। ऐसे मतलब अकेले ही वो यूपी में विधानसभा चुनाव लड़ने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। तो मतलब अपने पुराने फॉर्मूले को अपनाकर एक बार फिर से वो सत्ता में वापसी करना चाह रही हैं। तो दूसरी चीज आप समझो कि जब लोकसभा का चुनाव हुआ और जैसे ही बसपा कमजोर होती है तो उसका वोट भाजपा या सपा में शिफ्ट होता है, सपा में शिफ्ट होता है। ये मायावती के लिए बड़ी चुनौती कि एक बार उधर शिफ्ट हुआ तो दोबारा लौट के नहीं आएगा। अगर भाजपा के साथ होता तो एक तबका है जो एससी मतदाता का, वो भाजपा के साथ शिफ्ट होता रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा जी। कमजोर होती है जी, बहुत बहुत धन्यवाद रामेन जी। एक बड़ी चुनौती होगी। बिल्कुल रामेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और इसी खबर के साथ ही आज का एजेंडा में फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।